जय हिंद फ्रेंड्स। एक ऐसी कहानी जिसमें इंसान कम और जानवर ज़्यादा है। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। अगर किसी फॉर्म के सारे जानवर एक दिन यह तय कर लें कि अब वे इंसानों के लिए काम नहीं करेंगे तो क्या होगा? क्या उन्हें आज़ादी मिल जाएगी? क्या सब बराबर हो जाएंगे? क्या फॉर्म पर एक ऐसी दुनिया बनेगी जहाँ कोई किसी का मालिक नहीं होगा? सुनने में तो बड़ा खूबसूरत सा सपना लगता है, लेकिन अगर यही सपना धीरे धीरे एक ऐसे शासन में बदल जाए जहाँ कल तक जो जानवर अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे आज वही एक दूसरे पर हुकूमत करने लगे, तो यही सवाल जॉर्ज ऑरवेल की प्रसिद्ध एलेगोरिकल नॉवेला एनिमल फॉर्म हमारे सामने रखती है। यह सिर्फ जानवरों की कहानी नहीं, यह पावर, रेवोल्यूशन, प्रोपेगेंडा, इनइक्वालिटी और डिक्टेटरशिप की कहानी है। और सबसे दिलचस्प बात, यह कहानी इतनी सरल भाषा में लिखी गई है कि एक बच्चा इस जानवरों की कहानी को समझ सकता है, लेकिन एक विद्यार्थी जब इसे लिटरेचर के रूप में पढ़ता है तो वह इसके पीछे राजनीति और सत्ता का पूरा संसार देख सकता है। तो चलिए, मैं हूं अंकित तिवारी और आज हम सुनेंगे एनिमल फॉर्म की पूरी कहानी। कहानी शुरू होती है एक फॉर्म से। फॉर्म का नाम है मैनर फॉर्म। इसका मालिक था मिस्टर जोन्स। मिस्टर जोन्स एक ऐसा इंसान था मिस्टर जोन्स एक इंसान था और फार्म के सारे जानवर उसके लिए काम करते थे। लेकिन समस्या यह थी कि जानवर मेहनत करते थे और फ़ायदा कौन उठाता था? मिस्टर जोन्स। घोड़ा खेत में काम करता था, गाय दूध देती थी, मुर्गियां अंडे देती थी, भेड़ ऊन देती थी और बाकी जानवर किसी न किसी तरह फार्म में योगदान देते थे। सूअर का सिर्फ एक ही काम था, उन्हें काट दिया जाता था। वो मीट के काम आया करते थे, लेकिन बदले में उन्हें बहुत कम मिलता था। और धीरे धीरे जानवरों के अंदर यह भावना पैदा होने लगी कि काम तो हम करते हैं लेकिन हमारे पास कुछ अपना है ही नहीं। इस फॉर्म में एक बहुत सम्मानित बूढ़ा पिग सूअर रहता था। उसका नाम था ओल्ड मेजर। ओल्ड मेजर उम्रदराज था लेकिन बहुत बुद्धिमान था। एक रात उसने फॉर्म के सारे जानवरों को एक मीटिंग के लिए बुलाया और यहीं से कहानी बदलने वाली थी। रात का समय था। सभी जानवर एक बड़े बार्न में इकट्ठा हुए। घोड़े आए, गाय आई, भेड़ें आई, मुर्गियां आई, कुत्ते आए और पिग भी आए। सबसे आगे ओल्ड मेजर था। उसने चारों तरफ देखा, फिर बोलना शुरू किया। सूअर सबसे आगे बैठ गए एज यूजुअल। वो अपने आप को बुद्धिमान समझते थे। बिल्ली भी आई लेकिन वो सिर्फ बैठने आई थी। फिर ओल्ड मेजर ने बोलना शुरू किया। उसका मैसेज बहुत सिंपल था, जानवरों की सारी समस्याओं की जड़ इंसान है। ओल्ड मेजर ने कहा, जानवर मेहनत करते हैं लेकिन उनकी मेहनत का फल इंसान ले जाता है। जानवर पैदा होते हैं, काम करते हैं, अंत में बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन इंसान, वह उसकी मेहनत से अपना जीवन आराम से बिताता है। ओल्ड मेजर ने जानवरों से कहा, एक दिन ऐसा आएगा जब एनिमल इंसान के शासन से मुक्त होंगे। उसने एक ऐसे सोसाइटी का सपना दिखाया जहाँ कोई एनिमल एक दूसरे एनिमल का मालिक नहीं होगा, जहाँ सब बराबर होंगे, जहाँ मेहनत का फल मेहनत करने वालों को ही मिलेगा। और इसी स्पीच के दौरान ओल्ड मेजर ने जानवरों को एक रिवोल्यूशनरी सॉन्ग भी सिखाया, बीस्ट ऑफ इंग्लैंड। जानवरों में उत्साह भर गया। उन्हें पहली बार लगा शायद उनकी ज़िंदगी बदल सकती है, शायद एक दिन फॉर्म उनका होगा। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। ओल्ड मेजर ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहा। कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसका विचार, उसकी बातें और उसका सपना जानवरों के मन में रह गया। इससे वो गाना याद आता है ना, अ मैन कैन डाई बट नॉट हिज आइडिया, वही वाला। ओल्ड मेजर की मृत्यु के 2 दिन बाद पिग सबसे ज़्यादा सक्रिय हुए। पिग मतलब सूअर। अब इन सूअरों में 2 नाम हैं, पहला है नेपोलियन और दूसरा है स्नोबॉल। सूअर बहुत बुद्धिमान हुआ करते थे, तो ये दोनों बहुत इंटेलिजेंट थे। दोनों ने ओल्ड मेजर के विचारों को एक सिस्टम में बदलने का ट्राई किया। उन्होंने एक फिलॉसफी बनाई, एनिमलिज्म। एनिमलिज्म क्या होता है? ह्यूमनिज्म होता है ना, यानी मानव के परोपकारता, हर जगह मान होता है, एज इट इज़ एनिमलिज्म। इसका बेसिक आइडिया था, एनिमल्स शुड कंट्रोल देयर ऑन डेस्टिनी। जानवरों को इंसान के अधीन नहीं रहना चाहिए। कुछ समय तक सब ठीक बीतता है, लेकिन फिर एक दिन मिस्टर जोन्स पी कर आते हैं और जानवरों को खाना देना भूल जाते हैं या फिर समझो नहीं देते हैं। जानवर भूखे थे, उन्होंने विरोध किया। मिस्टर जोन्स और उसके आदमी नियंत्रण करने आए, लेकिन इस बार जानवर पीछे हटने वाले नहीं थे। घोड़े ने धक्का दिया, गायों ने विरोध किया, भेड़ें आगे बढ़ी।
और पिग्स ने पूरी तरीके से सिचुएशन का नेतृत्व किया, नेता बने रहे। मिस्टर जॉन्स और उसके आदमी को फार्म से भागने पर मजबूर हो गए और मैनर फॉर्म पर जानवरों का कब्जा हो गया। रेवोल्यूशन यानी वो जो क्रांति थी ना, वो सफल हो चुकी थी। जानवरों ने फॉर्म का नाम बदल दिया। अब यह मैनर फॉर्म नहीं था, अब इसका नाम था एनिमल फॉर्म। रेवोल्यूशन के बाद जानवरों ने कुछ रूल बनाए। इनको कहा जाता है 7 कमांडेंट्स। उनका सिर्फ उद्देश्य था कि फार्म में जो भी रहे सब बराबर रहे। तो सबसे महत्वपूर्ण रूल तो यही था कि ऑल एनिमल आर इक्वल, यानी कोई किसी का मालिक नहीं होगा। मैंने वो 7 रूल ना लिख दिए हैं, आप पढ़ सकते हो। कोई इंसान की तरह जानवरों का शोषण नहीं करेगा। जानवरों को लगा अब उनकी ज़िंदगी बदल गई, वे अपने लिए काम करेंगे, अपनी मेहनत का फ़ायदा खुद उठाएंगे। लेकिन यह कहानी का सिर्फ दूसरा अध्याय शुरू होता है यहीं से। होता क्या है, क्योंकि रिवोल्यूशन जितना आसान होता है ना, लेकिन उसका पावर संभालना बहुत मुश्किल होता है। अब फॉर्म में 2 प्रमुख लीडर थे। पहला था स्नोबॉल और दूसरा था नेपोलियन। स्नोबॉल एनर्जेटिक था, उसके पास नए आइडियाज़ थे। वो चाहता था कि फॉर्म को मॉडर्न बनाया जाए। वह एजुकेशन और डेवलपमेंट पर जोर देता था। दूसरी तरफ नेपोलियन ज़्यादा शांत था। वह स्पीच कम देता था लेकिन पावर को समझता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, नेपोलियन ने ना देखा कि एक पिल्ली ने बच्चे दिए हैं, पपीज़ हैं बहुत सारे, तो उसने पता नहीं क्यों से बड़ा प्यार आया, उन पपीज़ को ले गया और सीक्रेटली ट्रेन करने लगा। उस समय किसी को समझ नहीं आया कि नेपोलियन ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन आगे चलकर यही पपीज़ उसकी ताकत बनने वाले थे। स्नोबॉल ने फार्म के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट प्रपोज किया, विंड मिल, पवन चक्की। उसका मानना था कि अगर विंड मिल बन जाए तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जा सकती है, जानवरों की मेहनत कम हो सकती है, उनका जीवन आरामदायक हो सकता है। लेकिन नेपोलियन ने इस आइडिया का विरोध किया। दोनों पिग के बीच कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता गया। एक दिन मीटिंग में स्नोबॉल विंड मिल के पक्ष में स्पीच दे रहा था। अचानक नेपोलियन ने एक संकेत दिया और तभी वही पपीज जिन्हें उसने सीक्रेटली ट्रेन किया था बार्न में घुस आए। अब वे बहुत बड़े और एग्रेसिव डॉग बन चुके थे। उन्होंने स्नोबॉल का पीछा किया। स्नोबॉल भाग गया और स्नोबॉल हमेशा के लिए एनिमल फॉर्म से बाहर हो गया। अब फॉर्म में नेपोलियन का कोई सीरियस पॉलिटिकल कंपटीटर नहीं था। स्नोबॉल के जाने के बाद नेपोलियन ने कहा, अब डिसीजन एनिमल्स की मीटिंग में एनिमल्स नहीं होंगे, अब पिग्स डिसीजन लेंगे। धीरे धीरे जो डेमोक्रेसी स्टार्ट हुई थी ना, वो ख़त्म हो गई। लेकिन नेपोलियन को अपनी इमेज बनाए रखनी थी, इसलिए उसने एक पिग को स्पोक्स पर्सन बना दिया। उसका नाम था स्क्वेलर की सबसे बड़ी ताकत थी वर्ड्स। वह किसी भी गलत से गलत डिसीजन को सही साबित कर देता था। अब एनिमल सवाल करते हैं, स्क्वेलर उन्हें कंफ्यूज कर देता। या अगर कोई कहता कि स्नोबॉल का तो आइडिया अच्छा था, तो स्क्वेलर कहता नहीं, स्नोबॉल तो शुरू से ही ट्रेटर था, धोखेबाज था। धीरे धीरे एनिमल की मेमोरी पर भी सवाल उठने लगे। वे सोचने लगे शायद हमें ठीक से याद नहीं। और यही से डिक्टेटरशिप की एक बहुत बड़ी ताकत होती है, जब लोगों को अपने ही पास्ट पर भरोसा ना रहे। यहाँ आता है कहानी का सबसे इमोशनल कैरेक्टर, बॉक्सर एक मजबूत घोड़ा था। वो बहुत मेहनती था। उसका एक फेमस प्रिंसिपल था, आई विल वर्क हार्डर, मैं और अधिक कठिन परिश्रम करूंगा। जब भी फॉर्म में कोई प्रॉब्लम आती, बॉक्सर सबसे ज़्यादा मेहनत करता। जब पिग्स गलत डिसीजन लेते तो बॉक्सर सोचता शायद लीडरशिप सही होगी। उसका दूसरा विश्वास था, नेपोलियन इज़ ऑलवेज राइट। बॉक्सर इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन तो नहीं था, लेकिन वह ईमानदार था। वह मेहनत पे विश्वास करता था। अगर वह अपना काम पूरी ईमानदारी से करता रहेगा तो उसे लगता है कि एनिमल फॉर्म बेहतर होती जाएगी। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, क्योंकि सिस्टम के लिए वह अपना पूरा जीवन लगा दे रहा था। वही सिस्टम अंत में उसका इस्तेमाल करके छोड़ने वाला था। आखिरकार एनिमल फॉर्म में विंड मिल बनना शुरू हुआ। जानवरों ने बहुत मेहनत की, बारिश हो, ठंड हो या भूख, वे केवल काम करते रहे। लेकिन एक रात कुछ इंसानों ने फॉर्म पर हमला कर दिया। विंड मिल नष्ट हो गए। जानवरों को बहुत दुख हुआ, लेकिन नेपोलियन ने तुरंत प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। उसने कहा यह स्नोबॉल की साजिश है। स्नोबॉल फॉर्म को नुकसान पहुंचाना चाहता है। एनिमल्स ने स्नोबॉल को अपना एनिमी मान लिया और इस तरह एक बार फिर एक बाहरी दुश्मन का इस्तेमाल करके अंदर की प्रॉब्लम्स को छिपा ले गई। आप समझ रहे हो ये क्या हो रहा है? कोई देश है ना ऐसा जिसमें कभी कोई दिक्कत आती है तो अचानक से बाहरी देश पर नाम लगा दिया जाता है कि इसने ही तो किया है। एज इट इज़ समय बीतता गया और अब पिग धीरे धीरे इंसानों जैसे लाइफ स्टाइल अपनाने लगे। वे बेड पर सोने लगे, जो कि उन्होंने मना किया था।
उन्होंने मिल्क और एप्पल्स अपने लिए रख लिए। जब एनिमल्स ने सवाल किया तो स्क्वेलर ने एक्सप्लेनेशन दिया कि यह सब लीडरशिप के लिए ज़रूरी है। एक दिन एनिमल्स ने देखा कि कुछ कमांडमेंट्स बदल चुके हैं। पहले लिखा था ऑल एनिमल आर इक्वल, लेकिन अब नए वर्जन में आया था ऑल एनिमल आर इक्वल बट सम एनिमल आर मोर इक्वल देन अदर्स। यही एनिमल फॉर्म की सबसे फेमस और पावरफुल लाइन में से एक है। और ध्यान से सोचिए सेंटेंस का मतलब क्या है। अगर कोई कहे सभी बराबर हैं और उसी सेंटेंस में यह भी कहे कि लेकिन कुछ ज़्यादा बराबर हैं, तो इक्वालिटी तो यहीं ख़त्म हो गई ना। यही ऑरवेल दिखाना चाहते हैं कि जब सत्ता लैंग्वेज को अपने हिसाब से बदल देती है तो धीरे धीरे बदलता हुआ सच दिखाई देने लगता है। अब वापस आते हैं बॉक्सर पर। बॉक्सर बूढ़ा हो चुका है। उसने पूरी ज़िंदगी फॉर्म में काम करने पर बिता दिया। उसने रिवोल्यूशन देखा, विंड मिल पर काम करता रहा, मुश्किल समय में लीडरशिप का साथ दिया। लेकिन जब शरीर जवाब देने लगा, एक दिन बॉक्सर काम करते करते गिर गया तो एनिमल चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा बॉक्सर को अब आराम मिलेगा, लेकिन नेपोलियन के शासन में बॉक्सर सिर्फ एक लॉयल वर्कर था। जब उससे व्हीकल पर ले जाने के लिए एक व्हीकल आया तो कुछ एनिमल्स ने उस पर लिखे शब्द देखे। उन्हें समझ में आया कि बॉक्सर को हॉस्पिटल में नहीं बल्कि स्लॉटर्स के पास ले जाया जा रहा है। स्लॉटर समझते हो, यानी बॉक्सर को कसाई के यहाँ भेजा जा रहा है। जानवरों ने उसे बचाने की कोशिश की लेकिन कुछ कर नहीं पाए। बॉक्सर चला भी गया। बाद में स्क्वेलर ने कहानी बदल दी। उसने कहा कि बॉक्सर को हॉस्पिटल ले जाया गया था जहाँ उसकी आखिरी घड़ी चल रही थी और नेपोलियन भी उसके बारे में चिंतित था, लेकिन एनिमल को सच्चाई का अंदाजा था। बॉक्सर ने अपना जीवन जिस सिस्टम के लिए लगाया था उसी सिस्टम ने उसकी लॉयल्टी का फ़ायदा उठाया। अब एनिमल फॉर्म में एक अजीब सा बदलाव दिखने लगा। पिग्स अब काफ़ी एनिमल से अलग रहते थे। वे आराम से रहते थे, वे बेहतर खाना खाते थे, वे शराब पीते थे, वे व्यापार करते थे। और एक दिन बाकी एनिमल्स ने फॉर्म की खिड़की के बाहर देखा, अंदर पिग बैठे हैं, उनके सामने इंसान बैठे हैं, दोनों हंस रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ बिजनेस और पॉलिटिक्स की बातें कर रहे हैं। एनिमल्स ने देखा एक पिग, फिर दूसरी पिग, और फिर बाहर बैठे एनिमल ने खिड़की के अंदर देखा। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कौन पिग है और कौन एनिमल। दोनों के चेहरे पर एक जैसा एक्सप्रेशन था। और यही कहानी सबसे पावरफुल पॉइंट पर पहुंचती है। दोस्तों, एनिमल फॉर्म को अगर सिर्फ एनिमल की स्टोरी समझकर पढ़ेंगे तो यह कहानी सिंपल फॉर्म स्टोरी लगेगी, लेकिन ऑरवेल ने एनिमल्स का इस्तेमाल करके लार्जर पॉलिटिकल मैसेज के लिए दिखाया है। यह कहानी दिखाती है रेवोल्यूशन हमेशा फ्रीडम की गारंटी नहीं होती। अगर सत्ता पर कंट्रोल रखने वाले लोग खुद करप्ट हो जाएं तो एक ऑपरेसिव सिस्टम को हटाकर एक नया ऑपरेसिव सिस्टम ही बनता है। नेपोलियन ने शुरुआत में इक्वालिटी की बात की, लेकिन धीरे धीरे उसने ही प्रिविलेज ले लिए। जिनके खिलाफ रेवोल्यूशन हुआ था, यानी जिस सिस्टम को ख़त्म करने के लिए यह क्रांति हुई थी, वही सिस्टम नए चेहरे के साथ वापस आ गया है। और यही एनिमल फॉर्म की सबसे बड़ी आयरनी है। ठीक है, आपको सारे कैरेक्टर तो बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे, तो अब आगे चलते हैं और इसके मैसेज को देखते हैं। एनिमल फॉर्म से हमें सबसे बड़ी सीख यह मिलती है, किसी भी सोसाइटी में केवल यह कहना पर्याप्त नहीं है कि हमें नया सिस्टम चाहिए, उस सिस्टम में पावर किसके पास है ये भी इम्पॉर्टेंट है। एनिमल फॉर्म की कहानी बताती है कि अगर लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं रहते तो कोई भी सिस्टम धीरे धीरे उनके फ्रीडम को सीमित कर देता है। तो दोस्तों, यही थी जॉर्ज ऑरवेल की एनिमल फॉर्म की पूरी कहानी। एक ऐसी कहानी जो ऊपर से तो जानवर की कहानी लगती है लेकिन अंदर से एक करप्ट सिस्टम को दिखाती है। अगर आपको यह नरेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसे ही लिटरेचर की स्टोरीज़ को आसान हिंदी भाषा में समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं हूं अंकित तिवारी। मिलते हैं आपसे अगली बार एक नई लिटरेचर की कहानी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।